सो जय हिंद एवरीवन। मैं मनीष पुशोला। 10th सिविक्स क्लास का पावर शेयरिंग हम चैप्टर करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट रहेगा कि पावर शेयरिंग है क्या और क्या उसकी जरूरत पड़ी। हमने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स आने से पहले यहाँ पे ज्यादातर जो थे राजा महाराजाओं का राज चला करता था। अब राजा महाराजाओं का राज में था क्या, तो एक राजा है। राजा क्या कर रहा है, उसके पास डिसीजन मतलब लॉ भी बना रहा है, वो उसको एग्जीक्यूट भी करा रहा है, और वो अगर कोई गलत हो गया तो उस पर जजमेंट भी दे रहा है। अब इससे फर्क क्या पड़ गया, तो मान लो राजा का अगर कोई बेटा है, राजा के बेटे ने किसी का मर्डर कर दिया, तो क्या वो एग्जैक्टली वैसे ही मतलब विदाउट पार्शियल होके क्या वो उसको डिसीजन दे पाएगा उस रूलिंग पे? आंसर है नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर कोई कॉमन पर्सन करता है तो जजमेंट क्या होगी उसकी, शायद उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा या गिलिटिन करवा दिया जाएगा। राइट। तो ये पार्शियलिटी ना हो इसलिए पावर शेयरिंग मस्ट थी। और जो हमारे संविधान निर्माता थे, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी हमारी इसके ऊपर, तो उन्होंने क्या कह रहा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसी मोनार्की या एब्सोल्यूट मोनार्की ना आ पाए, तो उन्होंने इन पावर को डिवाइड कर दिया। अब डिवीजन के भी अलग अलग पैरामीटर थे, जैसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया, वर्टिकली डिवाइड किया। तो अभी समझते हैं कैसे। पावर को कैसे डिवाइड किया। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब यहां पे क्या था, इस पावर को डिवाइड करा इन्होंने सबसे पहले कि भाई लॉ जो बनाएगा वो अलग, कोई अलग कैटेगरी बनाएगी। जो लॉ बनाएगा वो एग्जीक्यूशन में काम नहीं करेगा, यानी एग्जीक्यूटिव अलग हो गए। और जो एग्जीक्यूटिव करेंगे या जो लॉ बनाएंगे वो उसकी जजमेंट में काम नहीं करेंगे, यानी जुडिशरी हमारी बिल्कुल ही अलग पोर्शन आ जाता है। राइट। तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन। इंडिया है हमारा बहुत बड़ा कंट्री, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी है। तो जो संविधान निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, वो ये जानते थे कि ऐसा आगे भी और भी आएगा और हमें बेटर गवर्नेंस के लिए इसको फर्दर और डिवाइड करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, इसको वर्टिकली और फर्दर डिवाइड कर दिया, यानी लॉ बनाने का वर्टिकली डिवीजन कर दिया। राइट। जैसे सेंटर पे क्या था, तो सेंटर में बोल दिया जी सेंटर में जो लॉ बनाएगी वो होगी पार्लियामेंट। करेक्ट। इसी तरीके से स्टेट में जो लॉ बनाएगी वो होगी असेंबली। करेक्ट। और ग्राउंड लेवल पे जो इसको देखेगा, जो छोटे मोटे रूल बना पाएंगे, तो वो होंगे हमारे म्यूनिसिपल या पंचायत वगैरह। करेक्ट। इसी तरीके से अब इनको था कि भाई रूलिंग या कानून बन चुका है, अब इसको एग्जीक्यूट कौन कराएगा। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए हर लेवल पे दो तरीके की सेग्रीगेशन है, एक पॉलिटिकल और दूसरा परमानेंट। तो यूनियन लेवल पे ये था आपका स्टेट लेवल और ये था आपका लोकल लेवल पे। राइट। यूनियन लेवल पे दो पार्टीशन करे अब इन्होंने, एक परमानेंट और एक पॉलिटिकल। ठीक है। पॉलिटिकल में आ गए आपके सारे मिनिस्टर्स और परमानेंट में आ गए आपके सारे ब्यूरोक्रेट्स लाइक आईएएस आईपीएस ऑफिसर वगैरह। करेक्ट। इसी तरीके से स्टेट लेवल पे भी फर्दर दो डिवीजन हुए। ठीक है। जैसे मिनिस्टर्स कौन से होते हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वगैरह हो गए। ठीक। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में। और परमानेंट में आपके पीसीएस ऑफिसर वगैरह हो गए। ठीक है। जैसे तहसीलदार वगैरह, ये सब इसमें आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव में हो गए। ठीक इसी तरीके से अगर लोकल लेवल की बात करें तो लोकल लेवल में भी आपके दो और डिवीजन होती है। जैसे यहाँ पे आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे आपके मेयर्स वगैरह। ठीक है ना। और यहाँ परमानेंट में आ जाएंगे आपके लाइक तहसीलदार वगैरह या पटवारीज। करेक्ट हो गया। इस तरीके से फर्दर डिवीजन किया किसके अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर भी। सी ठीक इसी तरीके का डिवीजन जुडिशरी में भी किया।
बोला गया कि भाई जुडिशरी में अगर हायर लेवल का कोई काम चलेगा या हायर लेवल लाइक गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट है, लाइक यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट है, या स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट है, या किसी भी फंडामेंटल राइट का ब्रीच किया हुआ है, तो सारा का सारा उसमें जजमेंट जो होगा वो टॉप लेवल यानी सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ठीक इसी तरीके से इसमें फर्दर डिवाइड होता है हमारा हाई कोर्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। करेक्ट है। तो ये था हमारा पावर शेयरिंग का मेजर कॉन्सेप्ट कि क्यों पावर शेयरिंग करी गई। इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा ये चैप्टर है। अब चैप्टर में आपकी दो केस स्टडी दे रखी, एक बेल्जियम की और एक श्रीलंका की। दोनों ही केस स्टडी में आपको बताया हुआ कि जहां पे पावर शेयरिंग बिल्कुल इम्पार्शियल होके हुई, वहां पे गवर्नेंस कैसी चली, वहां पे ये काम सारा कैसे चला, विदाउट क्लैश होता चला गया, कैसे हार्मनी वहां पे एस्टेब्लिश हो पाई, और जहां पे कुछ भी नहीं हुआ यानी जहां पे एक तरफ पार्शल रहा, जो श्रीलंका का केस है हमारा, तो वहां पे किस तरीके से क्राइसिस आते गए और आज भी श्रीलंका जो है इन क्राइसिस से गो थ्रू करता हुआ चला जा रहा है, जबकि बेल्जियम जो है वो वेल स्टेबल है इस समय, अपार्ट फ्रॉम दी छोटे मोटे इश्यूज, राइट। सो कहानी आती है, यह है हमारा बेल्जियम का पोर्शन। बेल्जियम के पोर्शन में ये फ्लेमिश वाला पार्ट हो गया और ये आपका वेलोनिया वाला पार्ट हो गया, और ये छोटा सा पार्ट जो है इसको ब्रसल्स बोला गया। ठीक है, ब्रसल्स बेल्जियम की कैपिटल। तो अब इसकी एथनिसिटी देखते हैं कि ये कैसे डिवाइडेड है। अब जो फ्लेमिश वाला रीजन था, फ्लेमिश वाले रीजन में आपके 59% जो पीपल थे वो डच स्पीकर थे, और 49% जो 41% जो थे 40% जो थे वो फ्रेंच स्पीकर थे। करेक्ट। और 1% जो थे वो अदर्स थे, लाइक जर्मन वगैरह अगर कोई वहां पे बोल रहा है तो ओवरऑल यानी ये फ्लेमिश प्लस वेलोनिया रीजन यानी ओवरऑल बेल्जियम में इस तरीके से एथनिसिटी डिवाइड थी। लेकिन अगर मैं बोलूं ब्रसल्स की बात, तो ब्रसल्स में 80% जो पीपल थे वो फ्रेंच बोलते थे। करेक्ट। और 20% जो थे वो डच स्पीकर थे। अब हुआ क्या कि जैसे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, अब न्यू दिल्ली में लॉ बन रहे, इसी तरीके से ब्रसल्स में भी लॉ बनाया करते थे। लॉ जो बनते थे वो बेसिकली कंप्लीट फेवर करते थे किसको? फ्रेंच पीपल को। तो ओवरऑल जो बेल्जियम था जहां पे डच पीपल ज्यादा रह रहे थे, उनको एलियनेटेड महसूस होने लगा। उनको लगा कि भाई काउंट में तो हम ज्यादा है, लेकिन जितने भी लॉ बनते हैं वो फ्रेंच पीपल के फेवर में ज्यादा रहते हैं। तो फ्रेंच पीपल क्या करा करते थे, अपने आप को एलीट क्लास में माना ज्यादा करते थे, अपने ही ग्रुप में शादी करना ये इनका मेन पार्ट रहता था। इससे क्लैश अराइज होने लग गया। ठीक, किसके बीच में? फ्रेंच पीपल के बीच में वर्सेस डच पीपल के बीच में क्लैश अराइज होने लग गया। और जहां पे भी क्लैश अराइज होगा वहां पे इकोनॉमिक वैल्यू कभी भी बढ़ेगी नहीं। फाइनली इन्होंने क्या करा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम चेंजेस किए, और 4 टाइम चेंजेस होने के बाद फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम एक काम करेंगे, पावर जो है सिंगली एक के पास में रखेंगे और हर किसी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, उसके बेस पे लॉ बनाया करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जी सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पावर दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि पहले पावर नहीं थी स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो स्टेट गवर्नमेंट को अलग से पावर दे दी, यानी ऑटोनॉमस पावर यहां पे मिल गई स्टेट गवर्नमेंट को। करेक्ट। इसी तरीके से एक और गवर्नमेंट बनाई गई जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि पहले नहीं थी। जैसे इंडिया है, अगर मैं इंडिया में पूछा था कि इंडिया में कम्युनिटी गवर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट है, आंसर है नहीं। तो यहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। तो इंडिया में कैसा चलता है, इंडिया में वो सीट रिजर्व कर दी गई है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जिनमें इलेक्शन होते हैं, तो उनमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो एससी के लिए हैं, कुछ एसटी के लिए हैं, कुछ माइनॉरिटीज के लिए है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट ही अलग बना दी गई और बोल दिया गया कि चलो भाई ठीक है, एक काम करो, जो तुम्हारे यहाँ पे जो भी दिक्कत वगैरह होगी वो आप यहाँ पे बोलना, उन मुद्दों पे डिस्कशन होगा, उन पे लॉज बनाए जाएंगे, ताकि हर एक पोर्शन यानी एंड लेवल तक का पर्सन जो होगा वो बिल्कुल ही स्मूथली काम कर पाएगा, उसको एलिनेटेड कोई महसूस नहीं होगा।
तो इस तरीके से इन्होंने अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट करा। लेकिन जब हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं तो श्रीलंका में ऐसा कुछ भी नहीं है, समझते हैं। अब श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका जिसका पुराना नाम साइलोन था, तो इन्होंने बाद में जाकर चेंज कर दिया, इसको श्रीलंका कर दिया। तो श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में सिन्हालास जो थे ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में थे, करेक्ट। इसके बाद आपके तमिल्स आ गए। अब तमिल्स दो पार्ट में डिवाइड थे, एक जो इंडियंस तमिल थे और एक जो श्रीलंकन तमिल थे, ठीक है। फर्दर यहां पे क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स, अदर कम्युनिटी का पोर्शन भी हुआ। तो हुआ क्या, वहां पे मेजोरिटी में कौन है, सिन्हालास, ऑलमोस्ट 74%। अब इन लोगों ने क्या किया, सारे के सारे लॉज अपने फेवर में बनाते चले गए। लाइक अगर टॉप लेवल पे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी वो भी सिन्हालास की होगी, लैंग्वेज अगर होगी तो वो भी इन्हीं को फेवर करेगा, अपना धर्म भी इवन बुद्धिस्ट रख लिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि बाकी जो पीपल थे, स्पेसिफिकली इंडियन तमिल्स जो थे, इनको बड़ा एलिनेटेड महसूस होना स्टार्ट हुआ। एलिनेटेड किसको बोला जाता है, जैसे कि मतलब दूसरे ग्रह से अगर कोई लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो बिल्कुल अलग हो गए ना। जैसे आपने एक मूवी आई थी पीके नाम से, तो पीके में क्या था, आमिर खान घूमता जा रहा है और उसको लग रहा है कि भाई वो तो यहाँ से बिल्कुल ही अलग है, तो एलिनेटेड मतलब बिल्कुल ही अलग महसूस होना स्टार्ट हो, उसे लगा ही नहीं कि भाई ये मेरे अपने लोग। तो सेम चीज यहाँ पे हुआ। अब जब ये सब चीजें अराइज हुई तो रिवोल्ट होना स्टार्ट हुए और अलग अलग ग्रुप बने। जैसे एक प्रमुख ग्रुप उसमें से बना LTTE, जिसको हेड किया किसने, मनोज प्रभाकरन ने। मनोज प्रभाकरन ने, ध्यान होगा आपको कि 1991 में जो इंडिया में हमारे दी देन उस समय जो कांग्रेस पार्टी के हेड थे और प्रीवियस हमारे पीएम जो थे राजीव गांधी, उनका एसेसिनेशन इसी ग्रुप का माना जाता है कि इन्होंने ही करवाया था। तो मनोज प्रभाकरन इसको लीड कर रहे थे और वहां की गवर्नमेंट से कॉन्टिन्यूअसली लड़ रहे थे, क्या कि भाई या तो तमिल्स को अधिकार दे दो या तो बिल्कुल तमिलियन अलग स्टेट हमें डिक्लेयर कर दो, हमें बिल्कुल अलग से कंट्री बनाने दो। डिस्प्यूट अराइज हुआ और किसी तरीके का किसी भी हाल में पावर डिवीजन करा ही नहीं। माना यह जाता है कि मनोज प्रभाकरन को जब एग्जीक्यूट करवा लिया गया, मार दिया गया 2009 में, तो माना जाता है ये जो वॉर चल रहा था, जिसको हम सिविल वॉर भी बोलते हैं, कहा जाता है ये भी एंड हो गया। लेकिन क्या एक्चुअल में एंड हुआ, मतलब अगर एनसीईआरटी के बेस पे अगर आपको पढ़ना है तो हाँ, कि सिर्फ यहां तक एंड हो गया, और क्या एक्चुअल में एंड हुआ, आंसर है नहीं। अगर हुआ होता तो वहां के लोग कूप नहीं कर देते, बिल्कुल ही इकोनॉमी को क्रैश नहीं कर देता। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट हाउस में जाकर भी प्रेसिडेंट के जितने भी गवर्नमेंट जितनी भी चीजें थी वो सारी तोड़ फोड़ कर दी, फिर वहां पे सरकार एकदम चेंज हो गई, तो नहीं हुआ। मेन कारण क्या था, मेन कारण था यही पावर शेयरिंग। सो पावर शेयरिंग इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हिंदुस्तान में पावर शेयरिंग में आपको बता चुका था इनिशियल स्टेज में कि तीन हमने हिस्सों में डिवाइड करी, राइट, सेंटर यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। सो लोकल लेवल पे भी इंडिया में पावर शेयरिंग जो था वो स्टार्टिंग से नहीं था, स्पेसिफिकली लॉ मेकिंग बॉडी। ये कब आया, ये आया 1992 में। देखा गया किस लिए, ये देखा गया कि भाई 1992 में कि अब बहुत ज्यादा जरूरत है, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो एंड लेवल के पर्सन की भी दिक्कत सुनी जाए, उस पर कानून बनाया जाए, उस पर काम किया जाए। तो ग्राउंड लेवल पे जो यानी गांव क्षेत्रों में या छोटे छोटे हिस्सों में भी एक हेड बना दिया जाए जो कि इन सब के लिए काम करे। तो रूरल एरिया में आगे हमारी पंचायत और अर्बन एरिया में आगे हमारी म्यूनिसिपैलिटी, करेक्ट। तो 1992 में दो चीजें हुई, एक 73rd अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ और 74th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। 73rd के अंदर 11th शेड्यूल को ऐड कर दिया गया जो कि मेजरली रूल करता था पंचायती राज सिस्टम से, और 74th के अंदर 12th शेड्यूल ऐड कर दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि कहां पे रूल करता, जो कि था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, राइट। अब ये आ सकता है कि भाई अगर इंडिया में सबसे पहला स्टेट कौन सा था जिसने पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश करा था या इंप्लीमेंट करवा दिया था, तो सबसे पहला जो था वो था राजस्थान, करेक्ट। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग आते हैं, थोड़ा सा आपकी बुक के अकॉर्डिंग पावर शेयरिंग जो है मेजरली चार हिस्सों में डिवाइड कर दी गई। कैसे, एक तो है जी हॉरिजॉन्टल,
जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। एक है वर्टिकल, राइट, एक है प्रेशर ग्रुप और एक है इंटरेस्ट ग्रुप। तो ये था आपका चैप्टर। अगर कोई भी डाउट, किसी भी तरीके के कोई भी इशू आता है या पर्टिकुलर टॉपिक को भी अलग अगर आपने अलग से समझना है, कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस वगैरह डालें, मैं उसको जरूर एंटरटेन करूंगा और आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।